हो गया। देखो सभी, वे भाई इधर आ जाओ, बहुत जो पीछे बिल्कुल वहां खड़े हो बतिया रहे हो। देखो सुनो, अंदर मैंने आपको क्लास में बताया प्राकृतिक खेती में 3 बातें हैं। जमीन की उर्वरता, जल पानी की उपलब्धता और जंगल। जमीन संपन्न है, जल पर्याप्त है, जंगल पर्याप्त है, तो जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सबको भोजन मिलेगा जब जमीन फर्टाइल होगी। जब जल खूब होगा, जलाशय होंगे, नदियों में पानी होगा, बारिश का पानी रुकेगा, खेत में नमी रहेगी, तो जो जल में रहने वाले जीव हैं वो मुस्कुराएंगे। जैसे अभी जीवामृत जो है ना, ये जीवाणु, जो जमीन के जीवाणु हैं, ये भी जलचर ही हैं, बस ये भरे हुए पानी के नहीं हैं, ये जमीन के नमी के हैं। नमी माने पानी। तो जमीन उर्वर होगी तो जमीन में रहने वाले जीव मुस्कुराएंगे, जल पर्याप्त होगा, बारिश खूब अच्छी होगी तो जल में जीने वाले जीव जंतु खूब मुस्कुराएंगे, और जंगल रहेगा तो खूब जो नभचर हैं वो मुस्कुराएंगे। खेती का नियम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आदमी को एक ही बात सोचनी है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे आदि शक्ति दुर्गा, जिसकी भी आराधना उपासना करते हो, जिसको भी आराध्य मानते हो, हे परमात्मा, मैं ये चाहता हूँ कि इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो नभचर हो, चाहे वो इंसान हो, हर प्राणी सुखी एवं निरोगी बना रहे, ऐसा अगर मैं कल्पना करता हूँ, ऐसा मेरा विचार है, इसी को कहते हैं विचार आपका पवित्र है। जो जमीन के बारे में अच्छा सोचता है, पानी के बारे में अच्छा सोचता है, जंगल के बारे में अच्छा सोचता है, तो फिर आपको, अब कोई कहे पानी नहीं है साहब, उसको मछली की चिंता है। पानी नहीं है और मछली का गाना गा रहा है तो बेवकूफ है। पानी होगा तो मछली होगी। कोई कह रहा गौरैया भाग गई साहब, गौरैया दिवस मनाना है, तुम्हारे गौरैया दिवस मनाने से गौरैया नहीं आएगी। जंगल होगा तो गौरैया। केचुआ मर गया साहब, जमीन खूबसूरत होगी तो केचुआ की चिंता, मेंढक की, केचुए की चिंता, सूक्ष्म जीवों की चिंता आपको नहीं करनी। आपको जमीन ठीक रखनी है, जंगल बनाए रखना है, वर्षा का पानी बचाना है, खेत में बचाना है, जलाशय में बचाना है, सारी चीज़ें चुस्त और दुरुस्त बनी रहेंगी। ना दुनिया में कोई बीमार होगा, ना दुनिया में कोई अमीर होगा, ना किसी की किसी से लड़ाई होगी, क्योंकि मन पवित्र है, विचार मेरा पवित्र है, तो लड़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना। तो अब मैं अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझाया, मैं बाहर आया हूं कि ये जीवामृत है। ये क्या है? जैसे मैंने कहा ये अभी पानी में पले हैं, ये जमीन में अगर हैं तो जमीन में नमी होगी तभी रहेंगे, सूखी जमीन में नहीं रहेंगे और गर्म जमीन में नहीं रहेंगे। समझना बात को, ना ये शुष्क जमीन में रहेंगे और ना गर्मियों की तपती हुई जमीन में रहेंगे। इसलिए मैंने कहा जमीन में नमी, जमीन शुष्क ना हो, जमीन में थोड़ी सी हमेशा नमी बनी रहे, इसके लिए मैंने अंदर बताया कार्बन, जीवांश कार्बन का एक सिद्धांत। जमीन में जितना ज्यादा कार्बन बढ़ा देंगे तो कार्बन का स्वभाव है कि वो एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। जैसे एक कोयला जो भट्टी से निकलता है, भट्टी से, जो कोयला बनाने वाली भट्टी है, भट्टी से कोयला निकालिए तो एक कोयले का इतना बड़ा पीस लीजिए तो उसको भट्टी से निकालते तुरंत तौल लीजिए तो वो निकलेगा आधा किलो का।
और उसके बाद एक ही दिन के बाद फिर उसी कोयले को तौलो तो कोयला हो जाएगा वो 600 ग्राम का। 500 ग्राम का कोयले का पीस कितना हो गया? क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब कर लिया। कोयले में पानी को धारण करने की सामर्थ्य है। अब ये कोयले में नमी 20% हो गई। 20% नमी वाले कोयले में जीवाणु काम करेंगे, ठीक है ना। तो खेत में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा नमी रहेगी, तब ये जीवाणु जिंदा रहेंगे। दूसरा, आपने मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में रबी की फसल काट ली, अभी तक फसल में पानी लगा रहे थे, अब फसल कट गई। अब अप्रैल मई जून का महीना आ गया तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि अखबार में टीवी में खबर आ रही है कि आज फतेहपुर का टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कहाँ का? रूम टेम्परेचर। जब 49 डिग्री टेम्परेचर आता है, कहाँ का होता है? रूम टेम्परेचर। यानी कि धूप में एक चीड़ की लकड़ी का बॉक्स बना होता है, जहाँ छाया होती है वहाँ का टेम्परेचर। अगर वो चीड़ की लकड़ी का बॉक्स हटा दो तो पता चलेगा टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 11-12 बढ़ जाएगा। और उसी थर्मामीटर को जमीन में गाड़ दो तो टेम्परेचर हो जाएगा 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया? 60, 70, 65। कोई जीव बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए मैंने कहा खेत की मेड़ों पर शीशम का, जामुन का, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का, नीम का, अशोक का, जो गर्मियों के समय में जिन पेड़ों में पत्तियां खूब होती हैं, अगर ऐसे छायादार पेड़ आपके खेत में हैं तो समझ लेना जहां धूप है वहां तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए, लेकिन जहां छाया है वहां जिंदा हैं। क्योंकि आप हमेशा देखते हो जब कमरे में बहुत गर्मी लगती है तब आप किसी नीम के पेड़ के नीचे भागते हो चरपैया लेके, वहां गर्मी नहीं लगती। तो ऐसे ही ये छायादार स्थानों में जीवाणु जिंदा बने रहे और जैसे ही बारिश आई, जमीन ठंडी हुई, माइग्रेट करके, चूंकि इनका रास्ता क्या? जल मार्ग। जब जमीन में खूब नमी होगी तो इनके हाथ पांव तो होते नहीं, ना इनके मुंह होता है कि ये खा सके, ना इनके गुदा द्वार होता है कि ये बीट कर सके, ना इनके पांव होता है कि चल सके। जमीन का माइक्रोब्स हमेशा नमी के सहारे मूव करता है। मूवमेंट नहीं होगा तो भोजन कैसे खाएगा, बनाएगा? तो इनका मूवमेंट नमी के थ्रू है। तो टेम्परेचर से मरने ना पाए इसलिए पेड़ रखो और खेत में कार्बनिक पदार्थ रखो, मेड़ बना लो ताकि वर्षा का पानी नमी बना के रखे, तो फिर इनके बचने की, काम करने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो ये जीवामृत है। बेसिकली जीवामृत का कॉन्सेप्ट ये है कि इस जमीन में अनगिनत, जैसे मैं जब पढ़ता था तो मुझे केवल राइजोबियम पढ़ाया गया था। अब क्या हुआ, आपकी ये 25 ठो हो गए, बिवेरिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, ऐसे। ये अभी 20-25 नहीं है, हो सकता है 20-25 हजार हो सकता है 1,00,000-2 लाख हों। ये अभी परमात्मा जानता है, प्रकृति जानती, हम नहीं जानते, ठीक है ना। मनुष्य की हैसियत नहीं कि धरती की संपूर्ण माया को जान सके, तो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हम तो परमात्मा की माया को केवल जिंदा रखें। हमें नहीं पता यहाँ क्या क्या है, लेकिन मैंने एक परिस्थितियों का ऐसा निर्माण किया कि भगवान की जितनी भी माया सब जिंदा रहेगी। लेकिन वो पेड़ काट करके, ट्रैक्टर चला करके, पेस्टिसाइड डाल करके हमने नष्ट किया है, ये तय मानिए। ट्रैक्टर चला के सॉइल का स्ट्रक्चर तोड़ दिया तो जीवन सॉइल का खत्म,
पेस्टिसाइड डाला तो जीवन खत्म, पेड़ काटे तो जीवन खत्म। 3 कारण है जमीन में जो जीवन है उसको नष्ट करने में। 3 अहम कारण हैं, या तो हैवी ट्रैक्टर है, हैवी यंत्र हैं, या फिर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है, धूप के कारण नष्ट हुए, या हमने ट्रैक्टर नहीं चलाया, बैल से खेती करते हैं, मेरे खेत में मेड़े भी हैं, मेड़ पर पेड़ भी हैं, लेकिन मैंने पेस्टिसाइड बहुत डाले तो भी मर सकते। तो 3 रीजन से खत्म हुए। कितने प्रकार के माइक्रोब्स खत्म हुए किसी को पता? किसी को पता नहीं है, सारे लोग झूठ बोलते। वो माइक्रोब्स कहां मिलेंगे? आज जंगल में, जहां राम की माया, ईश्वर की माया जिंदा है। तो मैं 13-14 साल पहले जंगल से ला करके, देश के 43 जंगलों से मिट्टी ला करके बैक्टीरिया प्रोपोगेट किया है, जो आपको निःशुल्क दे रहा हूं। सब लोग 1-1, 2-2 लीटर ले जा सकते, ठीक है ना। अब आपको प्राकृतिक खेती के अंतर्गत चयनित आप किसान हैं, आपको बताया गया जीवामृत बनाना है, और एक रटा रटाया फार्मूला है। किसी प्राकृतिक खेती, पूरे देश के जितने भी लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं या जो प्राकृतिक खेती सिखा रहे हैं, एक कहीं से भाषा आई, बोले जीवामृत कैसे बनता है? 10 किलो पेशाब, 10 किलो गैया का गोबर, देसी, ये जोड़ा जाएगा जोर दे करके, देसी। 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी, 500 ग्राम पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब किसी को समझाया गया बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। उसके गांव में एक बरगद का पेड़ था, जहां जमीन सूखी थी, अप्रैल का महीना था, वहीं से धूरा बटोर ले आया आधा किलो। मैंने बोला माइक्रोब्स नमी में रहता है, बायोमास में रहता है। अब वो मिट्टी बटोर लाया, उस सूखी मिट्टी में कोई बैक्टीरिया था ही नहीं। अब वो बेचारे ने ड्रम में डाल दिया और बोला गया 72 घंटे में बन जाता है। जब था ही नहीं तो बन क्या जाएगा? फिर किसी ने कहा नहीं, गाय के गोबर में होते हैं साहब जीवाणु, गाय के गोबर में होते हैं, आपके मल में होते हैं, विदेशी गाय के गोबर में होते हैं, भैंस के गोबर में होते हैं। ना विश्वास हो तो कोई माइक्रोबायोलॉजी वाला टेस्ट कर ले। जीव जब बीट करता है, मल विसर्जित करता है, उसके स्टोमक में पाचन क्रिया में मदद करने वाले बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो पाचन में सहयोग करते हैं। जब मल विसर्जित करता है कोई जीव तो उसके मल में बैक्टीरिया होते, लेकिन उन माइक्रोब्स का अब इस धरती पे कोई रोल क्यों? उदाहरण दे के बता रहा हूं। अगर गाय के गोबर में माइक्रोब्स हैं तो गाय का गोबर एक जगह आप डाल रहे हो, वो सड़ा क्यों नहीं? अगर इतने बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल हैं, तो गाय का गोबर सड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं चढ़ा? वो तो सूख गया, ठीक है ना। जबकि पहले, आज के ठीक 50 साल पहले, जब आप खेत में भैंस का गोबर डालाओ, अपना मल डालाओ, गाय का मल डालाओ, 24 घंटे में मिट्टी बन जाता था। यानी कि जमीन में जो माइक्रोब्स थे वो किसी कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करने में मदद करने वाले थे। था ना पहले ऐसा? अब जमीन में गोबर डाल दो, अपना मल कराओ, सूख जाता है, सड़ता नहीं है। क्यों? इससे स्पष्ट है कि मर गए, नाना प्रकार के जीव मर गए। तो नाना प्रकार के जीव की जब बात आएगी सूक्ष्म जीवों की, तो मैं सीधे सीधे कहता हूँ वो जंगलों में ही मिलेंगे। तो मैं जंगल से ले आया। अब आपको जंगल नहीं जाना है, यहाँ से देश के कम से कम 1800-1900 किसान अब तक 2 साल में यहाँ से ले जा चुके। उड़ीसा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, एमपी के, गुजरात के, ठीक है ना। आप तो फतेहपुर के हो, फिर ही ले जाओ। तो ये वो जीवाणु हैं जंगल के। इनकी क्रिया क्या है, इनको कैसे जिंदा रखना है? तो आप 1 लीटर ले गए, इतना बड़ा लिक्विड, और ऐसे एक ड्रम में डाल दिया, इसमें 200 लीटर पानी भर दिया, और इसमें 18 किलो गुड़ डाल दिया, या 18 किलो चीनी डाल दिया, या 9 किलो गुड़ डाल दिया, 9 किलो आटा डाल दिया,
35 दिन तक डंडे से हिलाते रहे, दिन में 1 बार 2 मिनट के लिए। जैसे ही 35 दिन बीते, इसमें 10 किलो गुड़ या 10 किलो चीनी या 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा फिर डाल दिया। 60 दिन में ये तैयार हो जाएगा, यानी 35 दिन वो 25 दिन और 60 दिन में जैसा ये मेरे पास आप ले जाओगे वैसे ही आपका हो जाएगा। अब जमीन कितनी है? ये जो 200 लीटर का टैंक है ये 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। जब आप इसको कोई भी फसल बोने जा रहे हो, अगर पलेवा कर रहे हो खेत में 1 एकड़ जमीन में, तो 20 लीटर इससे निकालो और पानी भरा है तो जगह जगह जाके 30-40 जगह इसको आधा लीटर फेंकाओ। पानी के साथ मिल करके बैक्टीरिया अपनी जगह बना लेगा। अगर पलेवा नहीं कर रहे हो, खेत में नमी है, आप कहते हो नहीं साहब ऊपर पपड़ी जमी लेकिन नीचे बहुत नमी है, मैं बिना पलेवा के बोने वाला हूँ, तो इससे 20 लीटर में निकालो और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाओ और इसको हाथ से छिड़काव कर दो और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दो। बैक्टीरिया खेत में चला गया। अब ये वहां क्या करेगा? अब इसमें ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है। ये तो एक गृहिणी है, खेत में जो सामान रखा था उसका भोजन बनाएगा। क्या करेगा? जो कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ है, उसमें क्रिया करेगा। भीगा हुआ कार्बनिक पदार्थ से कुछ रस रसायन लेगा, फिर ये मरेगा। जब ये मर जाता है तो उससे क्या निकलता है? जीवांश। जीवांश कार्बन, कार्बन में से जीवांश, ठीक है ना। हमने अंदर बताया कि 1 एकड़ जमीन की मिट्टी का वजन, 6 इंच की मिट्टी का वजन 8,000 कुंटल होता है और 1% मिनिमम जीवांश कार्बन होना चाहिए, यानी कि 80 कुंटल कार्बन होना चाहिए। 80 कुंटल कार्बन होगा तो 8 कुंटल ये न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व निकालेगा, तो आपको यूरिया DAP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी खेत में जीवांश कार्बन है 0.3%, तो साल भर में 10:1 24 कुंटल का रिलीज हुआ, 2.4 कुंटल 3 फसलों के लिए। तो भोजन की कमी है, इसलिए आपको फर्टिलाइजर देना पड़ता है। जब 80 कुंटल कार्बन हो जाएगा और ये जीवाणु होंगे तो 8 कुंटल एनर्जी निकलेगी, तो हमको यूरिया DAP नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे लाभदायक जीवाणु हैं जो फसलों में रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को कंट्रोल करते हैं। तो ज़मीन में जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, ये जीवामृत जब जाएगा तो उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो फसल में भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। और मैंने बोला खेत की मेड़ों पर पेड़ हैं, खेत की मेड़ों पर ऐसे पेड़ हैं जिसमें चिड़ियाँ बसेरा करती हैं, तो फसल में जो मान लो चने की फसल है, मटर की फसल है, अरहर की फसल है, जिसमें वो इल्ली लगती है ना, फली छेदक कीड़ा, तो वो चिड़िया खत्म कर देगी, खेती हो गई ना। अगर आपके पास जानवर हैं, पशु, खरपतवार बचा, तो खरपतवार बड़े हो जाएं तो उनको उखाड़ के लाइए, पशुओं को खिला दीजिए, पशुओं को गोबर लौटा दीजिए। खरपतवार के बारे में एक भ्रांति और बता दूं, कोई भी खरपतवार अगर आपकी फसल के नीचे है, जैसे चना 1 फुट का है और वहाँ 3-3 इंच के बहुत सारे खरपतवार हैं, वो सारे खरपतवार आपके बहुत भयानक मित्र हैं, यानी आपकी चने की फसल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो खरपतवार चने की फसल के ऊपर आ रहा हो उसको उखाड़ना है। मक्के की फसल है, कपास की फसल है, कोई भी फसल हो, जो खरपतवार फसल के नीचे हैं वो बहुत बहुत अच्छे, और जो ऊपर आ गया है तो उससे एक डर लग रहा है कि कहीं ये दिक्कत ना करे, उनको उखाड़ लाना है, तो बीडीसाइड नहीं डालना, ठीक है ना। मैंने अंदर बोला कि धरती के निर्माण में 3.5 करोड़ साल लगे। धरती को किसने बनाया? धरती को बनाई जिनको आज मैं खरपतवार कहता हूं, उन्होंने धरती को बनाया, और जो इंसेक्ट मैं मारता हूं उन्होंने धरती को बनाया। तो आज मित्र हम इतने अज्ञानी हो गए कि हमको हमारे लिए जितना बढ़िया खूबसूरत बगिया धरती बनाई, हम उन्हीं को मारने लगे दवाई लेकर के। ये अधर्म है। प्राकृतिक खेती एक धर्म है।
प्राकृतिक खेती एक बहुत पवित्र विषय है जिसमें मैं प्रकृति की सेवा करता हूँ, प्रकृति की खूबसूरती को निखारता हूँ, धरती को उर्वर बनाता हूँ, वर्षा के पानी को रोकता हूँ, खेत की बेड़ों पर पेड़ लगाता हूँ ताकि जलचर थलचर नभचर सब खुशीपूर्वक रह सके। तो आप यहाँ से 1 लीटर ले जाएंगे और एक 200 लीटर का ही ड्रम लेना है। मैंने इसलिए बताया जैसे मेरे ड्रम में जीवामृत भरा है, अगर आधा लीटर ये जीवामृत कोई भैंस गाय बकरी पी लेगी तो मर जाएगी 15 दिन के अंदर। अब आपने छोटा ड्रम लिया, चूंकि जमीन कम है, आपको 50 लीटर बनाना है, कभी भैंसिया गैया बकरिया छुटा गई, प्यासी है, धोखे से आई पी लिया, मर जाएगी। इसलिए 200 लीटर का ड्रम लेना है। फिर भी अगर गाय भैंस यहाँ बंधी है तो इसको कपड़े से ढक के रखना है, टाट से। दिन में एक बार जब हिलाना हो तो टाट हटाओ और हिला दो, फिर ढक दो, मतलब डायरेक्टली किसी का मुंह इस पर ना जाए। अब आप लोग इस साल डीएपी बहुत महंगी थी, ब्लैक में मिल रही थी, किसी को मिल भी नहीं रही थी, ठीक है। अब जिंदगी भर के लिए डीएपी भूल जाना। फास्फेट आपकी जमीनों में इतना ज्यादा रखा है कि कुछ मत पूछो। लेकिन अभी देखिए आप मिट्टी की जांच कराइए। अब हम आपको बात बता देता हूं, बहुत सारे हमारी लड़ाई हो जाती है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं क्या बता रहे हो तुम, अंड संड बंड। लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ना बताऊं, मैं धरती का पुत्र हूं, किसान के घर में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा लिखा, और गांव के साथ किसानों के साथ प्रकृति के साथ छल करूं तो ठीक नहीं है। जैसे आपने पिछले गेहूं में 60 किलो फास्फेट डाली तो 120 किलो, उसमें 60 किलो मिली। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हम फास्फेट देते हैं उसका अधिकतम 30% फसल लेती है, शेष सब वहीं अघुलनशील मात्रा में बनी रहती है। 60 किलो डाली, 20 किलो फसल ने ली। मिट्टी का नमूना मैंने अप्रैल में लैब में भेजा, फास्फेट कितनी निकली? 4.5 किलो। क्यों भाई, अभी तो मैं 60 किलो डाल के आया था, 4.5 किलो कैसे निकली? ठीक है ना। दूसरा, पोटास तो हमने कभी दी ही नहीं, और पोटास 20 साल पहले टेस्ट कराई थी तब भी 240 थी, आप टेस्ट कराते तब भी 240 है। ये क्या है? सब अज्ञान है। किसान को ज्ञानी बनना है, प्रकृति को अपनी नजरों से देखना है, अपने दिमाग से समझना है। खेती अपने दिमाग से, अपने श्रम से करिए। खेती बाजार से बिल्कुल मत करिए और ना किसी के दिमाग से करिए। परमात्मा ने सबको राइट दिया है कि मेरी व्यवस्था को सब लोग समझें, सब लोग आत्मसात करें और अपने दिमाग से खेती करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हर व्यक्ति 1-1 लीटर जीवामृत लेके जरूर जाए। नमस्कार।